मेरे दादा हामिद अली फारूकी साहब जो फ्रीडम फाइटर रहे, ये जो मदरसे में आप खड़े हो, ये 100 साल पुराना मदरसा, ये अपने आप में एक बात में सबूत है। कोई हिरासत में लिया गया, वो सारे की ये चौथी पीढ़ी है, या तीसरी या चौथी पीढ़ी, यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े। पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई किया है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। सीनियर सिटीजन्स का उन्होंने कोई ख्याल नहीं रखा, महिलाओं का उन्होंने कोई ख्याल नहीं रखा। अगर मैं बोलता हूँ पुलिस प्रशासन एक अपराधी के घर ऐसा जाए तो अपराध कम हो जाएगा। और आज मेरे को बताते कि बांग्लादेशी हूँ, जबकि हम लोग कौन बांग्लादेशी हैं, किसी बांग्लादेशी को तो दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, लेकिन ये मीडिया बता रही कि मुसलमान बांग्लादेशी है। हम लोग बांग्लादेशी नहीं है। क्या बात है कि बनती नहीं तकदीर है हमारी, क्या बात है कि बनती नहीं तकदीर है हमारी, सदियों से रहा है दुश्मने दौरे जहाँ हमारा। अब इतनी मुस्तैदी से नशेखोर जो गलत काम कर रहे हैं उनके पीछे क्यों नहीं भागती पुलिस? आम आदमी को, अच्छे लोगों को क्यों परेशान कर रही है? तो इनको लगता है कि मुस्लिम समाज चुप रहेगा। मुस्लिम समाज अब चुप नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ में किसी एक ऐप का इस्तेमाल करने पर सजा मिलती है, आपसे पूछताछ, जांच। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 23 दिसंबर की सुबह की, और खासकर मुस्लिम समाज को इसमें टारगेट किया गया है। दरअसल आपको बताते चले कि जब सऊदी अरब के लिए जब वहाँ पर हज के लिए जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं, तो वहाँ पर व्हाट्सएप में ऑडियो और वीडियो कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। ऐसे में मुस्लिम समुदाय प्रेफर करता है IMO ऐप, जिसमें वीडियो और ऑडियो के लिए भी उसमें फ्री सुविधा उपलब्ध होती है, और वो उसको उसी समय के लिए इस्तेमाल करते हैं। और लोगों अपने जो परिचित हैं, चाहे वो इंडिया में रहें और किसी दूसरे कंट्री में रहें, तो उनसे वो संपर्क करने के लिए इसी ऐप का उपयोग करते हैं। लेकिन इस ऐप का उपयोग करने पर उन्हें क्या मिलता है? दरअसल छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर में सुबह ही SP लाल उमेद सिंह के निगरानी में ये कहा जाता है कि इन सभी लोग जो इसका इस्तेमाल करते आए हैं IMO ऐप कर, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अचानक से बिना किसी नोटिस के लिए पूरी पुलिस टीम पहुंचती है और उनसे पूछताछ की जाती है। इसमें बच्चे, इसमें महिलाएं, बुजुर्ग, युवक सभी शामिल होते हैं, सभी वर्ग शामिल होते हैं। और ऐसे 120 लोगों को सुबह 3 बजे से ये प्रक्रिया चलती है। इसके बाद से मुस्लिम समाज में काफ़ी आक्रोश है और पुलिस के खिलाफ नाराजगी भी साफ दिखाई दे रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हम के लोगों के बीच पहुंच चुके हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये कैसे बात सामने आई, और सुबह सुबह जब SP साहब के निर्देश में पुलिस की टीम आती है, तो क्या उनके हाथ में नोटिस होता है? क्या बात कही जाती है? नहीं, आज सुबह से जो कार्रवाई रायपुर की पुलिस, विभिन्न थानों की पुलिस ने की है, वो कोई नोटिस लेकर के नहीं, एक बल लेकर के चल रहे थे वो। और बैरन बाज़ार में ही कम से कम 25-30 लोग जो पुलिस वाले घूम रहे थे। जिस घरों में उन लोगों को जाना था वो एक लिस्ट रखे हुए थे, उन घरों में वो जा कर के पर्टिकुलर उसी कम्युनिटी को, पूरी लिस्ट में वही कम्युनिटी, एक ही कम्युनिटी के लोग थे, और उनके घरों में जा कर के वो पर्टिकुलर आदमी को बाहर आने के लिए बोल रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ा अपराध पंजीबद्ध और उन्हें हिरासत में लेने के लिए आए हैं, लेकिन उन्होंने कोई नोटिस, कोई सम्मन, कुछ भी नहीं रखा था। बस वो व्यक्ति को लेकर के आपको वेरिफिकेशन के लिए थाने में उपस्थित होने के लिए ताकीद की जा रही थी। तो हमने जब निवेदन किया कि साहब ये कोई समय नहीं है, आप सुबह 4 बजे, सुबह 5 बजे, सुबह 6 बजे आ रहे हैं, जब अंधेरा है, आप लेडीज़ लोगों के वो भी आप डिटेन करके ले आना चाह रहे हैं, आप सीनियर सिटीजन को ले आना चाह रहे हैं, तो आप एक वक्त बता दीजिए, 10 बजे 11 बजे जो नॉर्मल टाइम, रूटीन टाइम होता है, वहाँ हम उपस्थित होकर आपका जो भी वेरिफिकेशन है, जो सवालात हैं, उसका जवाब दे देंगे। लेकिन वो उसी वक्त ले जाने के लिए जो है बहुत जिद पर अड़े हुए थे। आप एक अधिवक्ता हैं पेशे से, कानून क्या कहता है ये भी दर्शकों को बताएं कि महिलाओं को खासकर जब कहीं बात भी करने की, पूछताछ करने की भी बात आती है, तो उसका क्या समय होता है? बाकी हम और भी विषयों पर चर्चा करेंगे। देखिए, बेसिकली आप जब किसी महिला के खिलाफ कोई अपराध पंजीबद्ध होगा, तब भी आप उसे सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही उसे आप अरेस्ट कर सकते हैं। यहाँ तो पुलिस वाले अंधेरा रहते हुए, जिनके खिलाफ कोई अपराध भी नहीं था, उन महिलाओं को भी डिटेन किया, वो भी अंधेरे रहते में। तो ये बड़ी निंदनीय कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है, और उन्होंने कोई भी मदद या जो कह रहे थे कि हम आपको कॉपरेट कर रहे हैं, किसी तरह का कोई कॉपरेशन पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं था। वो बुजुर्ग महिलाओं को भी आपने जिस हालत में थे उसी हालत में ले जा करके रखा। ना उन्हें पानी के लिए पूछा गया, ना उन्हें दवाई के लिए पूछा गया। जो सीनियर सिटीजन है, कोई बीमार है, BP शुगर है, थायराइड है, तो उसकी दवाइयाँ खाती हैं, किसी तरह की सुविधा पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई थी। अंकल, आप समाज के प्रतिष्ठित एक व्यक्ति हैं,
इस तरीके से क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई कार्रवाई देखा है, और ये इस तरीके से क्यों किया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? नहीं, ऐसी कार्रवाई तो अपनी ज़िंदगी में मैं पहली मर्तबा देख रहा हूँ और मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आया कि पुलिस ऐसा क्यों कर रही है। क्योंकि अगर उनको कोई चीज़ थी, यहाँ के ये जितने लोगों 120 लोग को हिरासत में लिया गया, वो सारों की ये चौथी पीढ़ी है या तीसरी या चौथी पीढ़ी, यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े और किसी किस्म की संभ्रांत परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। सब अपना अपने व्यवसाय करने वाले लोग हैं। उनको अगर नोटिस देकर या फ़ोन कॉल पे भी अगर बोला जाता कि आप आ जाएं, तो वो लोग हर हाल में जाते हैं। ये पूरा समाज, मुस्लिम समाज हमेशा पुलिस की कोऑपरेट करते आया है, लेकिन पुलिस की जो आज की कार्रवाई है तो उससे ऐसा लगता है कि कोई विशेष बात रही जिससे वो द्वेषात्मक या द्वेष से मुस्लिम समाज के खिलाफ कोई पर्टिकुलर द्वेष से ये कार्रवाई कर रहे थे। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि हमने बाकी के मीडिया रिपोर्ट्स भी देखे जिसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी कनेक्शन ये कहा जा रहा है और उसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल हम एसपी से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या तर्क है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल तो यहाँ पर ये उठता है कि अगर किसी ने कोई अपराध किया भी हो तो क्या बिना नोटिस दिए इस तरीके से डायरेक्टली घर पर आना और सुबह सुबह पूरी समुदाय को निशाना बनाना, क्या ये वाजिब है? फिलहाल जो मुस्लिम समुदाय का पक्ष है वो भी हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैडम, हम लोग तो बहुत रेपुटेड लोगों को यहाँ से उठाया गया। हम लोग इसकी बहुत घोर निंदा करते हैं और इसके लिए हम बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी करेंगे। प्रशासन से हमें ये उम्मीद नहीं थी कभी। हम लोग खुद समाज के बहुत सारे कामों में रहते हैं और हमेशा प्रशासन का सहयोग भी करते हैं। कौन कौन से व्यवसाय वाले लोग थे या फिर कोई अधिकारी हैं आप? इसमें लगभग गवर्नमेंट सर्वेंट थे, कुछ बड़े बिजनेस करने वाले लोग हैं, होटल चलाने वाले लोग हैं, और कोई गवर्नमेंट सर्वेंट थे, कोई बड़े ओहदे में प्रिंसिपल हैं, कहीं टीचर्स हैं। वैसे लोगों को भी उठाया गया तो इस और बाकायदा लिस्ट लेके आया गया था। तो ये पॉइंट आउट किसने करके दिया इनको, प्रशासन को? हम ये जानना चाहते हैं कि इस तरीके से जो कार्रवाई हुई, ऐसा लग रहा है कि कुछ और इनकी प्लानिंग थी या कुछ और सोच के किया गया। तो समाज इससे बहुत नाराज़ है और इसके लिए समाज अभी बैठक लेगा और इसमें एक्शन लेगा। ये बताइए कि इस तरीके का ये पहला मामला बताया जा रहा है, जैसा कि अभी मैंने अंकल से पूछा तो वो बता रहे हैं जैसे ही पुलिस आती है, उसमें महिला पुलिस भी आई थी, अभी बातचीत में बात सामने आई, क्या उन्होंने मौका दिया कि हम वहाँ पर चलने के लिए अभी रेडी नहीं? क्योंकि शाम का सुबह का समय था, 3-4 बजे का समय था, अमूमन लोग इस समय आराम कर रहे होते हैं। ऐसे में इस तरीके की कार्रवाई होना और अचानक से पहुँच जाना किसी के भी घर पर, इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये पुलिस प्रशासन ने बहुत गलत कार्रवाई किया है। ये कोई रेपुटेड पर्सन के घर जाने का कोई वक्त नहीं होता कि सुबह सुबह 4 बजे आप जैसे कोई क्रिमिनल है उसके यहाँ आप दबिश देने जा रहे हो। तो सब सम्मानीय व्यक्ति हैं, उनको अगर आप कॉल कर लें तो खुद ही थाने में अपना प्रस्तुत हो जाएं। कभी भी मुस्लिम समाज के लोग पुलिस से नज़र नहीं चुराएं, बल्कि उनका शांति समिति में हम होते हैं और हर शहर के शांत माहौल को बनाने में मुस्लिम समाज हमेशा आगे रहा है। तो इस तरह से ये जो पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई किया है ये बिल्कुल उचित नहीं है। सीनियर सिटीजन्स का उन्होंने कोई ख्याल नहीं रखा, महिलाओं का उन्होंने कोई ख्याल नहीं रखा। इतना ठंड का मौसम है, लोग वैसे ही ठंड में परेशान रहते हैं, वैसे ही आपने उठा के खुले मैदान में ज़मीन पर बैठा दिया जैसे उन्होंने कोई अपराध किया हो। तो इसका हम बहुत घोर निंदा करते हैं मुस्लिम समाज की ओर से, और इसके लिए हम ऊपर शासन से, राज्यपाल महोदय से, लगे तो अगर पुलिस ना समझे तो राष्ट्रपति तक हम इसका आवेदन और ज्ञापन बनाकर भेजेंगे कि ये रवैया मुस्लिम समाज के साथ गलत है। एक तरह से बेइज्जत किया गया है हमें समाज में। तो ये बिल्कुल आगे ऐसा ना हो। इस तरह की अगर पुलिस को सरप्राइज़ कार्रवाई करनी है तो समाज के मुख्य लोग यहाँ मौजूद हैं रायपुर शहर में। रायपुर शहर का माहौल बहुत अच्छा रहा है, तो उनको बुलाकर भी चर्चा की जा सकती है, ना कि इस तरह का किसी को इंसल्ट करें और तरह तरह के मैसेजेस
बन के मार्केट में हो, जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश देखा जा रहा है कि की जा रही है, तो उसका ये एक पार्ट है, समझ लीजिए, जो हथकंडा अपनाया गया, ये बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है। क्या इसमें छत्तीसगढ़ का जो रायपुर का शहर में अगर मैं बात करूं तो बैजनाथ पारा में बहुत ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यहाँ पर कई वर्षों से, यानी कई दशकों से, कई वर्षों से यहाँ पर रहते आए हैं। क्या सिर्फ इसी जगह को टारगेट किया गया कि रायपुर शहर के अन्य जगहों से भी लोगों को इसी तरीके करने के लिए उठाया गया? आपको क्या लग रहा है? नहीं, अभी तक तो सुनने में आया है, जैसे आरंग का सुनने में आया, और रायपुर शहर से लगभग रायपुर के हर एरिया से उठाया गया, जैसे चौरसिया कॉलोनी, बैजनाथ पारा, छोटा पारा, और भी मोहल्लों से, ऐसे एरिया से, टिकरा पारा से, जितने मुस्लिम एरिया है वहाँ पॉइंट आउट करके वहाँ से सब जगह से, यानी मैक्स टू मैक्स सभी जगह मुस्लिम और का ये एक लिस्टिंग लेके चल रहे थे, उस हिसाब से उठा है। तो वो लिस्टिंग ही नहीं समझ में आई कि किस तरीके से लिस्टिंग की गई है ये प्रशासन द्वारा। आपके घर में भी आई थी पुलिस? मुझे खुद उठा के लेके गई। मेरा नाम मुजम्मिल अली फारूकी है। मैं LLB स्टूडेंट हूँ। बार काउंसलिंग का एग्ज़ाम 30 नवंबर को दिया मैंने, अभी रिज़ल्ट नहीं आया मेरा। सुबेरे मैं करीब फजर की नमाज़ पढ़ के बाहर निकला तो बलपूर्वक पूरी पुलिस वगैरह थी और बहुत सारे लोगों को उठा लिया गया था। मेरे को कुछ इस चीज़ का नॉलेज नहीं था। फिर उसके बाद उन लोगों ने मेरे पापा के नंबर पे 2-3 बार फ़ोन लगाया तो मैंने कॉल बैक किया और एक ऐसे नंबर से फ़ोन आया कि पुलिस प्रशासन वाला। कई समय था? सुबह 7 बजे, मेरे को करीब 6 बजे आया, 6-7 बजे करीब आया मेरे को फ़ोन और बोला गया कि ये थोड़े नाम है तुम्हारे पूरे ख़ानदान वाले, कई सारे ऐसे मेरे बड़े पापा, चचा, ऐसे लोगों का नाम लिया गया कि मैं सोचा कि कुछ इन लोगों को वेरिफिकेशन करना है, इस वजह से बुला रहे। यही चौराहे में उन लोगों ने मेरे को बुलाया और मेरे दादा हामिद अली फारूकी साहब जो फ्रीडम फाइटर रहे, ये जो मदरसे में आप खड़े हो, ये 100 साल पुराना मदरसा, ये अपने आप में एक बात में सबूत है कि हम यहाँ के 100 साल पुराने लोग हैं। फ्रीडम फाइटर के मैं पर पोता हूँ। उनका भी नाम उस लिस्ट में था, हामिद अली फारूकी साहब का भी नाम उस लिस्ट में था। मेरा नाम था कि सिर्फ मुजम्मिल अली और मुजम्मिल अली फारूकी, बस इतना डिफरेंट से उन लोग ने बोला कि बस आपका ना बस वेरिफिकेशन होगा, थोड़ा सा बस 5-10 मिनट दीजिए, आप थोड़ा सा हमारे साथ थाने चलिए। कोई उन लोग ने ऐसा नहीं बोले कि हम ऐसा करेंगे या कुछ कार्रवाई करेंगे। एक झूठ बोल के जैसे मेरे को उठाया वैसे वहाँ पर जितने लोग थे सबको इसी नियत से उठाया गया कि एक आपका ऐसे ही वो आधार कार्ड में वेरिफिकेशन होगा, ये होगा वो होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, नाम में ये है वो है, ये करके उठाया गया। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर बैजनाथ पारा के अच्छे बड़े लोग जो इज़्ज़तदार लोग हैं, जिनका ना कभी क्रिमिनल रिकॉर्ड था, ना कभी उन लोगों ने ऐसा कोई कारनामा किया है कि उनको आप कभी ऐसा बोल सकते हो कि उनको क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाए, उनको वहाँ पर बैठा दिया गया, उनसे मोबाइल छीन लिया गया और मोबाइल भी छीन लिया गया। मोबाइल छीन लिया गया। रीज़न पूछा गया कि क्या रीज़न से आप बुलाए हो, नहीं मालूम। वहाँ पर छोटे से अधिकारी से लेके बड़े अधिकारी, ASP के अंदर में कैबिन में गया, मैं बोला सर क्या रीज़न है, आप मेरे को बता दीजिए। आप क्या है कि यहाँ पर 3 बजे रात से उठा रहे हो लोगों को और बिना वारंट के उठा रहे हो, बिना नोटिस के उठा रहे हो, बिना कोई भी सूचना के उठा रहे हो आप रीज़न बताइए। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, आप कैसे उठा सकते हो? मैं बोला कि मेरा यहाँ पर सुबह भी चलते हैं, मेरे सीनियर है फैजान सर, उनके साथ मेरा केस है। आप मेरे को रीज़न बताइए कि अनुपस्थिति का मैं रीज़न वहाँ पर बता सकूँ कोर्ट में। नहीं मालूम, ASP साहब की ये ज़ुबान है। ASP ने कहा कि नहीं मालूम मेरे को। इसके सबूत वो पाठक जी भी है वहाँ पर। पाठक जी से भी मैंने पूछा कि सर क्या रीज़न है, आप बताइए कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कुछ। कोई रीज़न नहीं बताया गया। फिर अचानक से वैन आई, वैन में सबको बैठने के लिए बोला गया, सभी जितने वहाँ पर उपस्थित थे, पर सबको बैठा दिया। थाने की बात करें, कोतवाली थाने की बात कर रहा हूँ मैं। सबको बैठा दिया गया, मोबाइल वगैरह छीन लिया गया, वहाँ लेके गया और वहाँ लेके जाके एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया गया। वहाँ पर क्या किया गया? वहाँ पर दरी बिछाया गया, लाइन से बैठो। अच्छा। और रीज़न पूछा जा रहा है, रीज़न का कोई जवाब नहीं मिल रहा। अधिकारी साहब आएंगे, ये आएंगे, ऐसा कोई रीज़न होता कि कोई SIR फॉर्म नहीं भरा है या किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उन लोगों का कोई ऐसा पर्पस ही नहीं था कि कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे। SIR की बात कर रहे हैं, ये क्या SIR के बारे में पुलिस अधिकारियों की तरफ से एक शब्द भी इस पे कहा गया है? नहीं, हम लोग ने वही रीज़न पूछा कि अगर आज लिस्ट आई है तो शायद आप कुछ उस रीज़न से बोल रहे, सब लोगों ने फॉर्म भरा है। यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने फॉर्म नहीं भरा। 2003 का डाटा लगा के सब लोगों ने फॉर्म भरा। तो आप किस रीज़न से उठा रहे हो, नहीं पता। बांग्लादेशी को हम ढूंढ रहे। ये लास्ट में ये जो शाम को जब मैं निकला तो ये बस एक
मेरे को सुनने को मिला कि इस रीज़न से उठाया जा रहा है। दिल्ली से लिस्ट आई है और इस टाइप की लिस्ट आई, वहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है कि वहाँ पर आप बैठिए लाइन से दरी में। वहाँ पर हार्ट पेशेंट भी थे कुछ, भारत सिल्क हाउस वाले यूसुफ अंकल, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही थी, एजेड लोग थे और अच्छे लोग थे जिनके अच्छे अपनी अपनी पोजीशन है। बुजुर्ग भी थे जो दरी में बिठाए गए, महिलाएं भी थी। महिला भी थी। अब कुछ महिला को बोल रहे थे कि आपका गोल फेस है या लंबा फेस है, ऐसा पूछने के लिए। क्या क्या कि ये मुझे थोड़ा सा क्लियर करिए, गोल फेस गोल है या लंबा है, आप बुर्का उतार के बताइए। बुर्का भी उतरवाया गया? नहीं, बोला जा रहा था कि हमको ये डाटा में लिखना पड़ेगा। महिला पुलिसकर्मी थी उस दौरान? महिला पुलिसकर्मी थी, लेकिन ये पूछने वाला जेंट्स था। अच्छा। हाँ, और कि चलते आप बुर्का उतारिए कि मेरे को ये भी लिखना पड़ेगा कि आपका फेस कैसा था, आपके चेहरे में तिल है, आप मतलब कि कुछ निशानियां बताइए, इस टाइप का बताइए। जिस टाइप का ऐसा लग रहा था कि हम लोगों ने कुछ क्राइम वगैरह किए, इस टाइप का ट्रीट किया जा रहा था। इस मतलब कि हम लोग सोच नहीं सकते कि इस टाइप का हम लोगों के साथ बिहेवियर किया जाएगा। और अपन ये नहीं सोच सकते कि पुलिस वाले लोग बिना मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को के बाहर दायरे में, कानून के बाहर दायरे में रह के इस टाइप का उन लोग कोई आदेश नहीं दिखा रहे हैं। अधिकारी साहब आएंगे और बताएंगे और इस टाइप की बात कर रहे हैं और मतलब कि पूरा ट्रीटमेंट क्रिमिनल के टाइप का किया जा रहा है। आप लॉ के स्टूडेंट हैं, काफ़ी टेक्निकलिटी आपने बताई, लेकिन आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आपने उस समय बताया कि इस तरीके से हम किसी को नहीं ले जा सकते, समन की बात बताए या फिर आप नोटिस की बात बताएं। इस तरीके के सुलूक के बारे में कानून क्या कहता है? देखिए, ये इन लोगों ने जो आज पुलिस ने कार्रवाई की है वो बिल्कुल इलीगल तरीके से और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो हमारा होता है उसके अगेंस्ट जा कर के किया है। उन लोगों ने हमें ना तो कोई नोटिस दी और जिनको बैठा के रखा वो इलीगल डिटेंशन था। आप किस आधार पे बुला रहे हैं? आपने वेरिफिकेशन की बात करके एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के वरिष्ठ नागरिकों को और प्रतिष्ठित लोगों को, महिलाओं को आपने बुलाया है वेरिफिकेशन के नाम पे, तो आप उनको दूसरे तरीके से ही बुला सकते थे। लेकिन जैसा माहौल क्रिएट किया गया, उससे जिनके घरों में दबिश दी गई, उनके यहाँ बहुत दहशत का माहौल बना। पुलिस वाले ऐसा 4 बजे रात को किसी के घर पहुँचे अंधेरे में और उठा कर ले जाएं, तो उससे उनको, उनकी मान प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुँची है और इससे पूरी कम्युनिटी में जो है बहुत द्वेष और गुस्सा है। और बेशक इसके लिए सवालात पुलिस प्रशासन से हमारा समाज करता है कि आपने आखिर आज तक के, अब तक के जवाब क्यों नहीं दिया कि आपने किस वेरिफिकेशन नाम से। ये बताइए कि सुबह 3 बजे से ये प्रोसेस शुरू हो गया उठाकर लेके जाने का, कब तक वहाँ पर बिठाया गया और क्या बोल के लेकर गए और क्या बोलकर छोड़ा गया? मेरे ख्याल से 120 लोग अब वापस आ चुके हैं, है ना? लगभग जी। तो वो पूरे नहीं, कुछ लोग शायद वहाँ पर है। जो मतलब कि लेबर टाइप के जो थे उनको रोका गया। अब उनका क्या रीज़न है मैं उसके लिए कुछ जस्टिफाई नहीं कर सकता मैं, लेकिन जिनको भी छोड़ा गया। हाँ, मैं तो एकदम लास्ट पर्सन होऊंगा जो मेरे जान पहचान से या चलते जो लोग को देखा मैं। कितने बजे आप वहाँ से आए? मैं करीब 5 बजे करीब वहाँ से निकला। 3-4 बजे से जो आप? मैं 7 बजे से जो गया तो मैं फिर 5-5:30 बजे आया। यानी ये सिर्फ कोतवाली थाने की बात नहीं है, ऐसे बहुत थाने से भी बहुत सारे लोगों को उठाया गया। टिकरापारा थाने से भी उठाया गया, महिलाओं को भी उठाया गया और फंडामेंटल राइट्स का पूरा उल्लंघन हुआ। पूरा उस टाइप का कानून के मर्यादा को पूरा ठेस पहुंचा इस मामले में। मैंने यहाँ पर जितने भी लोग हैं इनसे मैंने ऑफ द लाइन बात करने, ऑफ द कैमरा भी बात करने की कोशिश की। कुछ महिलाओं को भी इसमें शामिल होने के लिए कहा गया, लेकिन महिलाएं इतनी डरी हुई थी जिन्हें लेकर गए थे। कुछ महिलाएं तो नाइटी में ही, मतलब उन्हें समय भी नहीं दिया गया कि वो प्रॉपर कपड़े पहन पाते, वो वैसे ही जैसे ही वो रात का समय होता है, कुछ महिलाओं को तो नाइटी में ही लेकर वहां पर बिठाया गया। कुछ को खाने के लिए दवाइयाँ भी नहीं दी गई, ऐसा यहाँ समाज के लोग हैं वो बता रहे हैं। और मेरा एक और बात कहना है कि वहाँ पर बुला के सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, A to Z, आपकी इंस्टा आईडी से लेके फेसबुक आईडी से लेके आपके परदादा से लेके दादी तक सारी डिटेल्स मांगी गई। लेकिन हमारे को एक बार भी मौका नहीं दिया गया कि हम अपनी डिटेल्स को उठा के लेके जा सके उनके सामने में और पेश कर सके कि भैया हमारे पास सारे प्रूफ है, आप प्यार से बुलाइए, हम सारी चीज़ पेश करने के लिए तैयार है। तो वो ऐसा कोई मौका नहीं दिया गया और वहाँ पर लोग परेशान, परिजनों को फ़ोन लगा के कि ये डॉक्यूमेंट्स भेजिए, ये भेजिए, वो भेजिए, और जितनी देर बस वो बात कर पा रहे उतनी देर के लिए फ़ोन दिया जा रहा था, फिर वापस लिया जा रहा। पूरा फ़ोन को चेक किया गया, पूरी प्राइवेसी को चेक किया गया, A to Z चेक किया गया। आप सऊदी में बात किए, आपके अम्मी अब्बू अगर आपके हज भी करने गए होंगे, आपने ईमो डाउनलोड किया होगा, सऊदी में बात किया होगा,
तो उस चीज़ को भी पूरा उन लोगों ने लिखा, एक एक चीज़ को प्रॉपर लिखा, हर एक चीज़ों को उनने टारगेट किया और सारी डिटेल्स उन लोगों ने डाले। लेकिन डिटेल्स डालने के बावजूद आप सारे डॉक्यूमेंट्स बोलते ना लेके आइए आप, कि हम आपको लेके जा रहे हैं, पूरी डिटेल्स आपकी भरेंगे, तो आप डिटेल्स के लिए आप डॉक्यूमेंट्स उठाने का मौका तो देते। आप ऐसे आप अनजान तरीके से आपने उठा लिया सबको और बताया भी नहीं कि आप क्या डिटेल। कितना समय दिया गया होगा आपको वहाँ? विदिन 5 to 10 मिनट्स? मतलब कि वहाँ पर कोतवाली थाने में बैठा के? नहीं, जब आप लोगों के घर आए वहाँ पे तुरंत चलने के लिए कहा गया, तो अचानक से ही आप? हाँ, मतलब कि अचानक से, मतलब कि इंसान एक कंफ्यूज था कि एक ऐसे ही टाइप का बुलाया गया। एक मालिया रोड के एक भौरे समाज के हम कहते भाईजान थे, और वो नगर निगम से ऑफिस जा रहे थे, वो अपना नगर निगम के व्हाइट हाउस के पास से गुजर रहे थे वो। अब उनसे कोई डिटेल लिया गया कि आपके भौरे समाज के वो एक है, ये है वो, तो ऐसा नाम हम बताने लगे, आप बैठिए ना थोड़ा 2 मिनट काम है। वो दुकान जा रहे थे अपना तैयार हो, बस आप बैठ जाइए, ऐसा टाइप की बात किया गया। अब वहाँ पर भी आप, और वहाँ पर मेरे को ये सुनने को मिल रहा था कि बाहर जो मीडिया ने कवरेज किया है ना, वो ये कवरेज किया है कि बांग्लादेशी पकड़ाए गए। ये कहाँ की बात हुई कि बांग्लादेशी पकड़ाए गए? अंकल, आपसे जानना चाहूंगी, आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? मेरे 3 पीढ़ी यहाँ गुजर गई है मैडम, यहाँ रहते हुए हम लोग कम से कम 100 साल से। ऐसी घटना कभी सुने थे आप अपने लाइफ में पहली बार ये घटना देखी गई। आपको लगता है कि क्या इसी समुदाय को टारगेट करके इस तरीके से काम? विशेष इसी समुदाय को टारगेट किया गया है। मैं संजय नगर में रहता हूँ और संजय नगर से काफ़ी औरतों को उठाया गया है, काफ़ी औरतों को लेके गया जिनको कोई नहीं बताया गया ना कोई वक्त दिया गया, सिर्फ उठा के लेके चला गया। चलिए साहब बुला रहे हैं, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। महिलाएं तो डरी होंगी काफ़ी डरी हुई हैं। ठीक है, हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें तो मैंने सुन ली, कुछ ऐसी बात जो हमारे दर्शकों तक भी पहुंचनी चाहिए। बस इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, उसके लिए हम लोग अपने समाज को लेकर बिल्कुल शासन प्रशासन जहाँ तक ऊपर जाना पड़ेगा हम जाएंगे, और ये बहुत गलत रवैया है और इसके हम पुरजोर विरोध करते हैं पूरे समाज की तरफ से। देखिए, ये जो घटना हुई है ये साफ तौर पे एकदम क्लियर है कि सिर्फ मुस्लिम समाज को लेकर टारगेट किया गया, और अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से ये क्लियर है कि वो अपनी नाकामी को छुपा रही है। वो अगर जिस तरीके से दल बल लेकर के एक आम इंसान के घर पे पहुंचा जा रहा है आधी रात को, अगर मैं बोलता हूँ पुलिस प्रशासन एक अपराधी के घर ऐसा जाए तो अपराध कम हो जाएगा शहर में, और मैं बोलता हूँ राज्य हो या देश में हो, इतना अपराध बढ़ चुका है, पुलिस प्रशासन उसमें जीरो है। अगर यही टारगेट, यही दल बल, अपराधी लोग जिसके यहाँ से हर महीना इनको पैसा पहुँचता है, ये उन तक पहुँचे इस दल बल को लेके, तो अपराध कम होगा। किसी समाज को टारगेट करने से काम नहीं होगा आपका। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक समाज को टारगेट किया जा रहा है, तो इनको लगता है कि मुस्लिम समाज चुप रहेगा। मुस्लिम समाज अब चुप नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप टारगेट ले लोगे, तो हमारे भी मुखिया हैं और हमारे भी लॉ में लिखा हुआ है, हम उस पे जाएंगे, पर शांत नहीं रहेंगे। और एक बात बताना चाहूँगा, जिस तरीके से ये लोगों को उठाए हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो जिनकी दवाई चल रही है, उनको टोटल मतलब ना हैरेसमेंट किया गया वहाँ बैठा के, ना उनको दवाई लेने दिया गया, ना उनको खाने पीने के लिए पूछा गया। वहाँ एकदम दुर्व्यवहार रहा। बट अभी रात होने जा रही है, अभी तक कुछ लोगों को बैठाया गया। इससे पुलिस प्रशासन अपना दिखाना चाह रही है कि हम काम कर रहे हैं, पर काम ऐसा नहीं होता। अगर उनको काम करना है तो जो अपराधी हैं उन तक ये टीम और टाम लेकर के जाके काम करें, तो अपराध कम होगा। इससे अपराध कम नहीं होगा, इससे कहीं ना कहीं समाज को ये लोग हानि पहुंचा रहे हैं। यानी पूरी तरीके से अमानवीयता यहाँ पर साफ तौर पर जो बातों से समझ आ रही है। एक और बात, पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुस्लिम समाज में खासा आक्रोश है इस पूरी घटना पर। मैं खुद सोचने पे हैरान हूँ कि इस तरीके से रायपुर शहर में ये हुआ है। अंकल, आप तो काफ़ी समय से इस जगह पर रह रहे हैं। मैं अपनी उम्र में पहली घटना देखा हूँ, और सब में पहली बात अपनी बात रखना चाहता हूँ। क्या बात है कि बनती नहीं तकदीर हमारी, क्या बात है कि बनती नहीं तकदीर हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। आज जो घटना घटी है, मैं जितनी इसकी मजम्मत की जाए कम है। और हमारे सीनियर वकील को सब में पहले मैंने 4:30 बजे फ़ोन लगाया कि आज बैरंग बाज़ार में ऐसी घटना घट गई है कि कम से कम 10-15 हमारे सीनियर लोग को उठाया गया है बिना बोले, जिसमें हमारे सीनियर वकील लॉ जो पढ़ाते हैं प्रोफेसर, उनको भी हिरासत में लिया गया है।
तो हमारे वकील साहब हैं फैज़ल रिजवी साहब, बार काउंसिल के सदस्य हैं। मैंने फ़ोन लगाया, उन्हें तुरंत मेरा फ़ोन रिसीव किए। बोले अलीम भाई मैं 10 बजे आपके यहाँ आ रहा हूँ बोले, और आप लोग पहुँचो बोले। हम सिविल लाइन थाने गए, हमको एसपी साहब ने जो कहा था वो मदद किए, हम इनकार नहीं करें, मगर इस किस्म की घटना का पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं इसी की मजम्मत करता हूँ और आशा करता हूँ कि ऐसी घटना पहले इतने थाने हैं जहाँ से आपने उठाएं, आप संबंधित थाने को बुला लेते, उनसे वेरीफाई करा लेते। क्या वजह है कि आपने एक दहशत गर्दी का माहौल बनाए? इससे प्रतीत होता है कि कहीं हमारे साथ में खेल तो नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अंकल आप काफ़ी समय से, मेरे ख्याल से आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आपकी भावनाएं थोड़ी समझ पा रही हूँ, आप कुछ कहना चाहते हैं। मैं खाली सुबह से ये सिर्फ सुन रहा हूँ, न्यूज़ में देख रहा हूँ, मीडिया में देखा हूँ, लोगों से सुना हूँ कि हमको ही बांग्लादेशी करार दिया जा रहा है। जब मीडिया ऐसे कह रही है कि आप बांग्लादेशी हैं। हाँ, और अभी ये समझ में आ रहा है कि हम लोग 1955 का, मैं पैदा हुआ यहाँ का, और आज मेरे को बताते कि बांग्लादेशी हूँ, जबकि हम लोग कौन बांग्लादेशी हैं? किसी बांग्लादेशी को तो दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, लेकिन ये मीडिया बता रही कि मुसलमान बांग्लादेशी है। हम लोग बांग्लादेशी नहीं है। कोई मीडिया वाला आया आपसे इस तरीके से पूछने के? नहीं, कुछ पूछने नहीं आया, लेकिन छापे जरूर। तो किससे पूछ के छाप गए ये लोग? शासन प्रशासन इनका है, तो ये अपनी मर्जी से जैसा चाहे वैसा कर लेंगे। हम लोगों को कोई इज्जत नहीं है। हम लोगों को कारोबार वालों को जबरदस्ती उठा के रात के 2 बजे 3 बजे उठा के लेके चले गए, अभी शाम तक के छोड़े नहीं है। कुछ लोग अभी आने के बाकी है। तो ये क्या है शासन का, प्रशासन का रूल? ये बताइए, जब ये पूरी घटना हुई होगी तो आपके चीर परिचित जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनका फोन भी सबको पास आया होगा कि आप, एक दहशत का माहौल तो बना ही होगा। ऐसा है मैडम कि हमारे बैजनाथपारा एरिया की जो सबसे बड़ी मस्जिद है यहाँ पर, उनके मुतवल्ली घर में रात के 4 बजे 30-40 पुलिस वाले घुसे। अच्छा। एक सम्मानित व्यक्ति है, एक घर में 30-40 पुलिस ऊपर तक घुस गई दरवाज़ा खोल के, और ऊपर से हमारे मुतवल्ली साहब के भाई को खींच के निकाला गया। वो हाफ पेड में था, ठंड के समय, उसको उसी अवस्था में लेके गया और सवेरे 9 बजे तक वो वही अवस्था में ठंड में ठिठुरते हुए कोतवाली में बैठा हुआ था। उसका क्या गुनाह था? आज उसको आपने छोड़ दिए। अब उसकी जो बेइज्जती हुई है उसका हिसाब कौन देगा? ये टीआई देंगे, ये एसपी देंगे, या प्रशासन देगा यहाँ का? या इसी परिस्थिति में किसी की मौत हो जाती है या कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है मैडम? आप इतनी मुस्तैदी से नशेखोर जो गलत काम कर रहे हैं उनके पीछे क्यों नहीं भागती पुलिस? आम आदमी को, अच्छे लोगों को क्यों परेशान कर रही है? अभी भी कुछ लोगों की तबीयत है तो इसमें निकला क्या? किसी एक का तो कुछ निकला होगा, कुछ भी नहीं निकला। तो मतलब फिर टारगेट क्या था प्रशासन का? किस चीज़ के लिए इन लोगों को उठाया? ओवरऑल मुसलमानों के खिलाफ शायद इस टाइप की नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि ये बांग्लादेशी हैं या यहाँ भी लोग छुपे हुए बड़ा हैं। प्लान है इनका, शायद पुलिस प्रशासन का कुछ बड़ा प्लान है। और मैं बोलता हूँ साइबर जो है, क्या साइबर का जो तनख्वाह आता है उनको खाली देखने का आता है? आईएमओ का जो है साइबर क्या निकाल नहीं सकती कि कौन किससे बात किया है? साइबर वाले क्या फोकट का पैसा ले रहे हैं? मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जब मैंने ये घटना सुनी तो मैंने अपने फ़ोन में आईएमओ ऐप डाउनलोड करने की कोशिश की। अगर इंडिया गवर्नमेंट ने, मैं आपको बताना चाहूँगी दर्शकों को, अभी तो हमने इस पक्ष को सुन लिया, लेकिन एक पत्रकार का फ़र्ज़ होता है कि अगर आप तक ऐसी खबरें आ रही हैं तो उसकी पड़ताल भी की जाए। लेकिन मैंने गूगल में सर्च किया आईएमओ ऐप, जिसे ईमो भी कहते हैं, उसमें साफ तौर पर लिखा मिला कि 2023 से इंडिया गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल कि अगर इंडिया गवर्नमेंट ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था तो ये प्ले स्टोर में उपलब्ध अब तक क्यों है? वरना लोग जो शायद जानकार नहीं होंगे कि इस ऐप पर प्रतिबंध है, वो इसी तरीके से अनजाने में अपने सुविधा के लिए बात करते रहेंगे और उसका फ़ायदा शायद पुलिस या प्रशासन को मिल जाएगा और वो टारगेट इसी तरीके से करते रहेंगे। इस मामले पर हम एसपी से भी बात करने की कोशिश करेंगे और मैं काफ़ी टाइम से उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ आने के पहले भी मैंने उन्हें कॉल किया था, लेकिन वो कंटिन्यूसली उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये इसी तरीके से द लेंस, इन सभी लोगों की आवाज़ यूं ही बनता रहेगा जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब हो जाया करती है। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताएं।
और अपनी प्रतिक्रियाओं में वो सब लिखिए जो अब तक मैं माइक के साथ आप तक नहीं पहुंच पाई हूं। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत जरूर बनिए। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन।